हेलो प्यारे बच्चों, मैं गीतेश पांडे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस समय आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2027 से रिलेटेड होगा। तो इस सेशन में जो क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत होगा, जो कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र होगा। उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट को सीख कर उससे साथ-साथ जो है आंकिक प्रश्न भी हम करते चलेंगे। तो न्यूमेरिकल भी इसमें करते चलेंगे और पीवाईक्यू जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग करते चलेंगे। तो अगर आप लोग जो है अंत तक क्लास में अच्छे से बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँगे। इस प्रकार से हम विश्वास दिलाते हैं आपको। तो अगर आप लगातार जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे इस चैनल पर, तो निश्चित तौर पर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क लेकर आएँगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्लास होगा इंट्रोडक्शन, वो आवेश के बारे में होगा, क्योंकि आवेश के बारे में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि लगातार जो है अब हमको पहले स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा इसमें, वो हमारा होगा आवेश के बारे में। देखिए, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए आवेश क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। इस चैप्टर में जो आवेश होगा हमारा वो होगा स्थिर, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें स्थिर आवेश के बारे में। अब देखिए, अगर हमारा आवेश स्थिर है, जैसे कि अगर हमारा आवेश, ये हमारा कोई आवेश है, जो कि इसका जो वेग है वो कितना है, वो 0 है। मतलब ये आवेश कैसा है, वो स्थिर है, अर्थात रुका हुआ है। तो अगर किसी भी आवेश का वेग 0 होगा अर्थात वो स्थिर होगा। तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, कभी-कभार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है कि स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश जो है वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, अब देखिए, इसके बाद अगर हम आवेश के बारे में पढ़ें कि आवेश होता क्या है, तो आवेश को अगर हम परिभाषित करें कि आवेश क्या होगा, आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ये एक गुणधर्म होता है। अर्थात किसी पदार्थ का क्या है, ये गुण है। तो आवेश क्या होगा, किसी पदार्थ का वह गुण। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके प्रभावों को हम अनुभव करते हैं। तो आवेश क्या है प्यारे बच्चों? आवेश जो है किसी पदार्थ का क्या है? वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके प्रभावों को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। मतलब आवेश के प्रभाव से क्या-क्या हो सकता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं? इसमें अनुभव करते हैं। ठीक? चलिए देखिए, इसमें अब अगर आवेश के बारे में हम देखें, कुछ और बातें इसमें ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि यह एक अदिश राशि है। आवेश जो है वो कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है? मतलब सदिश और अदिश राशि के बारे में आप इसके पहले पढ़ ही चुके होंगे। तो आवेश जो है वो कौन-सी राशि है? वो एक अदिश राशि है। ठीक? इसका मात्रक क्या होगा? अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? इसको कह सकते हैं एम्पियर। अब देखिए जैसे अगर आवेश के बारे में देखें तो चूंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q बाई T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IT। तो I के लिए क्या होगा? एम्पियर। और T का मतलब होता है टाइम से है, तो एम्पियर सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम? एम्पियर सेकेंड अथवा कूलाम। तो इसका मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड। ठीक? अथवा कूलाम। ठीक? अन्य मात्रकों में क्या होगा? अगर इसमें सीजीएस पद्धति में देखें, इसका मात्रक, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? वो होगा स्टेट कूलाम। ठीक? इसमें जो इसका मात्रक होगा वो होगा कौन सा कूलाम होगा? वो होगा स्टेट कूलाम। ठीक? ठीक? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा स्टेट कूलाम। अब देखिए जैसे अगर एक स्टेट कूलाम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है। ठीक? अब देखिए यहां पर एक कूलाम बराबर कितना होता है? एक कूलाम जो है वो बराबर होगा 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। ये आप इसको याद रख सकते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि 1 कूलाम जो बराबर होता है वो होता है 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के ये बराबर होता है। ठीक, अब देखें अगर इसका सबसे बड़ा मात्रक देखें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये जो सबसे बड़ा मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होगा फैराडे। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो होता है फैराडे। ठीक, अब यहां अगर देखें तो अगर एक फैराडे देखें तो एक फैराडे जो होगा वो होगा 96,500 कूलाम के क्या होता है, वो बराबर होता है। ये भी आप इसको याद रख सकते हैं कि एक फैराडे किसके बराबर होगा, ये होगा 96,500 कूलाम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ आवेश के बारे में कुछ अच्छी चीजें जो है सीखी कि आवेश क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या-क्या हैं। ठीक, चलिए एक बार इसका हम रिवाइज कर लेते हैं, इसका रिवीजन अगर हम करें तो स्थिर, क्योंकि हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है, इसमें आवेश हमारा क्या होगा, स्थिर होगा। हमेशा जब भी हम पढ़ेंगे इसमें तो हम रुके हुए आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। और अगर हमारा आवेश कैसा है, वो स्थिर है, तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके प्रभावों को हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक, अब देखिए आवेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो आवेश क्या है, यह एक अदिश राशि होती है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है एम्पियर सेकंड और एम्पियर इंटू सेकंड। अगर देखें तो एम्पियर इंटू सेकंड को ये क्या कहते हैं, इसे ही कूलाम कहते हैं। ठीक, अब अगर सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो वो होगा प्यारे बच्चों स्टेट कूलाम, और जो एक कूलाम होता है वो 3 गुणे 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे, और एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसके बारे में, आवेश के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे आवेश के प्रकार। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और नोट्स आप जो है हमारे साथ बनाते चलें, जिससे जो है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसमें। आवेश का प्रकार। ठीक, अब अगर हम आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ें कि आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ठीक, अब हम अगर देखें यहाँ पर पूरा प्योर कॉन्सेप्ट के साथ हम इन चीजों को सीखते चलेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम को। ठीक, इसमें
अगर देखें तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों? वो भी होगी 11। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8, 1। अब देखिए ये अभी देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? वो होगा 2, 8, 1। इसके बाह्यतम कोष में जो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 1 है। होने कितने चाहिए? इसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8। लेकिन है कितने? अभी तक इसमें है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर यहाँ से इस सोडियम से हम क्या करें कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का चाहे त्याग कर दें, चाहे ये 7 इलेक्ट्रॉन का किसी के साथ साझा कर लें। तो अब इसके लिए आसान क्या है? इसके लिए आसान है कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब क्या होगा? अब देखिए अगर इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो अब यहाँ अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी वो हो जाएगी 10 और जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है? 11। क्योंकि ये किसका त्याग कर रहा है? ये त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर ये निकाल दे रहा है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इस समय इसके पास जो संख्या बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब देखें तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है? ज्यादा है। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? वो प्लस होता है। और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब इस सोडियम पर क्या आ गया? 1 प्लस का चार्ज आ गया। सोडियम पर क्या हुआ? जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया? 1 प्लस का चार्ज आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वहां पर कौन सा आवेश होगा? वो उस पर धनावेश होगा। तो किसी भी पदार्थ में अगर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? वो आ जाएगा धनावेश। ठीक। तो प्यारे बच्चों अगर आवेश के प्रकार में हम पहला देखें कि धनावेश क्या होगा तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि वास्तव में धनावेश क्या होता है तो अब अगर हम देखें कि धनावेश क्या होता है तो उसके बारे में अगर हम अच्छे से सीखें कि कैसे हुआ ये धनावेश तो अब देखिए किसी पदार्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो तो वहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा? वो आ जाएगा धनावेश। ठीक, ये होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया धनावेश। अब हम अगर इसमें पढ़ें कि ऋणावेश क्या होगा, देखिए इसमें हम ले लेते हैं क्लोरीन को। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वो होगी 17। प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी होंगे 17 क्योंकि अभी ये कैसा है? अभी ये उदासीन है। मतलब इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है इस पर प्यारे बच्चों? वो बराबर है। ठीक, तो अब देखें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? 2, 8, कितना होगा? 7। तो इसके बाह्यतम कोष में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। अब अष्टक नियम का पालन ये कैसे करेगा? अब आयतन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8। तो अब ये क्या करे? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई वो क्या हो गई? 18। जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। तो अब देखें तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इसका मतलब अब क्लोरीन पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें प्यारे बच्चों तो यहां हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसको परिभाषित करें कि ऋणावेश क्या होगा, तो ऋणावेश की परिभाषा क्या होगी? अगर पदार्थ से या पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो तो वहां पर ऋणावेश होगा। तो ये हो गया हमारा धनावेश और ऋणावेश। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होगी। तो अगर चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट इसमें ध्यान रखते हैं जो कि इस प्रकार से होगा। देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, सजातीय आवेश क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? प्लस प्लस, ये कैसे हैं? ये सजातीय, ठीक, या माइनस माइनस, ये कैसे हैं? ये भी सजातीय। तो सजातीय आवेश क्या होंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? वो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, आगे देखें दूसरा पॉइंट। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, अगर विजातीय आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। विजातीय आवेश का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो ये आवेश कैसे हैं? ये हैं विजातीय। और विजातीय आवेश क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो आकर्षण का होगा, और जबकि सजातीय जो है एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो कैसा होगा? वो प्रतिकर्षण का होगा। ठीक, चलिए आशा करते हैं आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको पूरा जो सेशन है वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो लगातार आप चैनल पर बने रहें और चैनल
को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें कि जब भी जिससे सेशन क्लास हो तो आपको नोटिफ़िकेशन के माध्यम से जानकारी अवश्य मिले। ठीक? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा धनादेश और ऋणादेश। ठीक? अब आगे हम कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके हमको आदेश और द्रव्यमान याद रखने हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिन पर हमको क्या करना है, जिन पर आदेश और उस पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसको हमको याद रखना है। ठीक? चलिए, अब उसमें चलिए, कुछ ऐसे हमारे पास कण हैं कि जो निम्न कणों का आवेश तथा द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक? जिसमें पहला कण हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक? अब इस पर अगर हम आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? ये होगा माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक? प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो अगर आप अच्छे से इसको याद रखेंगे तो आप आसानी के साथ न्यूमेरिकल को कर पाएँगे। ठीक? चलिए, और पूरे जितने चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें सब में इन सब का यूज़ मिलेगा। अब देखिए, इस पर इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वो होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक? तो ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? ठीक? दूसरा जो हमारा कण है वो क्या है? वो है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना होगा? चलिए, इस पर जो आवेश होगा वो होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम का। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और आवेश के क्या होगा? वो होगा बराबर। ठीक? अब चलिए प्रोटॉन की बात करें। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? वो होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? वो 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होगा। ठीक? चलिए, अब ड्यूट्रॉन की बात करें। तो ड्यूट्रॉन में क्या होता है? ड्यूट्रॉन में होता है, अगर देखें तो जैसे 1H1 1H2, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा या जो आवेश होगा, ठीक, तो इस पर जो आवेश होगा वो होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम।
ठीक। और इसका जो द्रव्यमान होगा वो 2 गुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब आप तरंग में पढ़ेंगे तो इस पर आपको सवाल मिलेंगे। ठीक। तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो 2 गुना होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें अगर हम अल्फा कण के बारे में, तो अल्फा कण क्या है, अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों कितनी होती है, 2 और 2 होती है। तो इस पर आवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, अक्सर सवालों में इसका यूज मिलेगा आपको। तो अब क्या होगा, ये अगर अल्फा कण की बात करें तो ये इस पर जो आवेश होगा वो होगा 2e या 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये क्या हो जाएगा, इस पर ये आवेश हो जाएगा। ठीक। अब यहां देखें, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो मास ऑफ अल्फा क्या होगा, वो 4 गुना होगा किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज आपको काफी ज्यादा मिलेगा। तो कुछ विभिन्न कणों के हमको क्या याद रखने हैं, आवेश तथा द्रव्यमान, जिसको आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपको याद रखना है। नोट्स जो है आप अच्छे से बनाते चलें, जिससे आपकी पढ़ाई जो है निरंतर बहुत अच्छे से चलती रहे। ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया कुछ कणों के पर आवेश और उसके द्रव्यमान के बारे में। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे हमको पढ़ना है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक। आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक। आवेश का क्वांटमीकरण। अब देखिए आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक। आवेश के क्वांटमीकरण को अगर हम समझें तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होगा, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश का अगर क्वांटमीकरण देखें तो किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, वो पूर्ण गुणज होता है। ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आवेश के बारे में देखें तो आवेश Q बराबर क्या होगा, यहां अगर हम आवेश देखेंगे तो आवेश हमारा जो Q बराबर होगा
वो होगा प्लस माइनस एन ई। तो जो आवेश के क्वांटमीकरण में होगा, वो जो हमारा आवेश होगा वो क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें किसी भी पदार्थ में अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, तो उस पर जो आवेश होगा वो 5 गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और या कह सकते हैं 5 गुणे प्रोटॉन पर आवेश। तो इसका मतलब क्या है कि जो आवेश है वो क्या होगा, Q बराबर होगा प्लस माइनस का Ne। अब इसमें N क्या है, ठीक, इसमें जो हमारा N होगा वो क्या होगा, वो होगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या है कि या तो कोई पदार्थ, जैसे अगर कोई भी पदार्थ है तो या तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, या फिर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इसका मतलब चाहे ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब कहीं ना कहीं उस पदार्थ में या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या तो ज्यादा होंगे। ठीक, तो यानी कि n क्या है यहां, वो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक, अब देखिए इसमें अगर देखें तो कुछ आवेश इसमें कैसे संभव हैं कि नहीं संभव होंगे। देखिए अगर देखें तो इसमें निम्न में से कौन सा आवेश वस्तु पर संभव है और कौन सा संभव नहीं है। अब इस प्रकार से अगर देखें तो हमने क्या किया है, 4 आवेशों को लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 आवेशों को लिखा है और लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश वस्तु पर संभव है और कौन सा नहीं संभव है। अब इसमें अगर देखें, देखिए इसमें हम कुछ स्टेप को याद रखते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसमें Q का मान निकालना है। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है, Ne, तो अगर N बराबर देखेंगे तो N बराबर हो जाएगा Q बाई E। तो N की वैल्यू हम निकालेंगे, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई E हो जाएगा। तो अगर N बराबर Q बाई E है तो ऐसी स्थिति में अगर N, दूसरे स्टेप में हमको क्या देखना है कि अगर हमारा N क्या मिल रहा है, अगर ये पूर्ण संख्या n बराबर कौन सी संख्या है ये, अगर n बराबर, ठीक, अगर यहां देखें तो n बराबर क्या मिल रहा है, अगर हमको पूर्ण संख्या मिल रही है, तो अगर n बराबर पूर्ण संख्या मिलेगी तब क्या होगा, तब आवेश संभव होगा। अगर n बराबर पूर्ण संख्या मिलेगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आवेश कैसा होगा, ये संभव होगा। ठीक, और यदि n इज नॉट इज इक्वल टू पूर्ण संख्या, मतलब अगर n जो है वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी तो ऐसी स्थिति में आवेश संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो वो आवेश संभव नहीं
होगा। ये दोनों बातें हमको ध्यान रखनी है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव होगा और कौन सा संभव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमको उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो n की वैल्यू निकालनी है। n बराबर होगा Q/E। तो अगर n पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है तो आवेश वो संभव होगा, और अगर n बराबर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब n इज नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, तो आवेश संभव नहीं होगा। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखिए अब जैसे ये हमारा पहला है कि 1.6 गुणे 10 घात माइनस 18 कूलाम, ये आवेश संभव होगा कि संभव नहीं होगा। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 अगर देखें तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, n बराबर लिखेंगे। तो n बराबर होगा Q/E। तो अगर n बराबर Q/E हमने लिखा तो अब देखिए Q का मान कितना है, 1 इस पर आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 18, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये कैंसिल आउट हो गया। यहां देखें तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 19 प्लस हो जाएगा, और 10 की घात 19 प्लस में से 10 की घात 18 घटेगा, क्या आएगा n बराबर 10। तो n बराबर अगर 10 देखें तो ये 10 क्या है, ये है पूर्ण संख्या। तो यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है, अरे बच्चों तो देखिए अगर n बराबर क्या प्राप्त हो रहा है पूर्ण संख्या, तो इस पर आवेश कैसा होगा, संभव होगा। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये आवेश कैसा होगा, ये संभव होगा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर सेकंड वाले को देखें, क्या 2.4 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलाम आवेश संभव है, तो इसके बारे में अगर देखें, देखिए चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। तो n बराबर क्या होगा यहाँ Q/E। यहां पर देखें Q की वैल्यू कितनी है, इसमें अगर Q की वैल्यू देखेंगे तो 2.4 गुणे 10 घात माइनस 19, तो 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये कैंसिल हो गया। अब देखें तो ये हो गया 24 बटे कितना 16। तो अब इसको देखें 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16। तो अब देखें n क्या है, इज नॉट इज इक्वल टू पूर्ण संख्या। जो n का मान मिल रहा है क्या वो पूर्ण संख्या मिल रही है, वो नहीं, वो 3/2 मिल रहा है, मतलब ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये आवेश कैसा होगा, ये आवेश संभव नहीं है। तो निम्न में से कौन सा आवेश वस्तु पर संभव है कौन सा नहीं, तो इसमें अगर देखें तो ये पहला वाला संभव है और दूसरा वाला संभव नहीं है। आगे अगर देखें तीसरा और चौथा, तो ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क होने वाला है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि तीसरा और चौथा संभव है कि नहीं। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों ने जो है इसको सीखा कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव होगा और कौन सा संभव नहीं होगा। ठीक, इसके लिए क्या करना है, पहले स्टेप में n बराबर Q/E लगाना है। अगर n क्या मिल रहा है हमको, पूर्ण संख्या मिल रही है तो आवेश संभव है, और अगर n इज नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या मिल रही है तो आवेश संभव नहीं है। ठीक, आशा करते हैं आपको जो है बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो
कुछ और इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमको और ध्यान रखना है, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न होगा इसमें, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा इस पर, देखिए अब इसके द्रव्यमान से रिलेटेड, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर कौन सा आवेश होगा, तो वहां होगा धनावेश। वहां कौन सा आवेश होगा, वो होगा धनावेश। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पर क्या होगा, धनावेश होगा। ठीक, और पदार्थ का द्रव्यमान, इस स्थिति में पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है, मतलब उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वो कमी हो जाएगी। तो अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहां पर कौन सा आवेश, वहां होगा धनावेश। और इस स्थिति में जो पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस पे आपको प्रश्न निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए, यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, मतलब अगर पदार्थ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऋणावेश होगा। वहां पर कौन सा आवेश होगा, वो होगा ऋणावेश। और ऐसी स्थिति में पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है प्यारे बच्चों, वो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक, देखिए जैसे अगर देखें, ये एक पदार्थ है जो कि कैसा है, ये है उदासीन। ठीक, अगर इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, ठीक, तो ऐसी स्थिति में अगर इस पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं कितना हो गया, m डैश हो गया। अब दूसरी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अगर वृद्धि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना हो गया, m डबल डैश हो गया। तब क्या होगा, तब जो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी
तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है? उस पर कौन सा चार्ज आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर जो आवेश आएगा वो कैसा आवेश होगा? तो वो होगा धनावेश। तो धनावेश होगा, इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। और अगर कोई भी अगर वही उदासीन वस्तु है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने का मतलब कौन सा आवेश आ गया इस पर? ये होगा ऋणावेश। और ऋणावेश होगा तो इस कंडीशन में जो m डैश है वो क्या होगा? उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक? तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो अगर ये उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना m है, तो अगर इस पर इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो जो m डैश है वो क्या होगा? वो होगा लोअर देन किसके? m के। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो m डबल डैश है वो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? अब m के हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें कि अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पर धनावेश होता है और उसमें क्या होता है कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो घट जाता है। और अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब उस पर कौन सा आवेश? ऋणावेश होगा, तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।